अब देखिए पहली जो चीज है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको जो है मेन जो चीज है वो ये चीज समझनी है कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता कैसे है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आखिर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप नॉर्मली 5 स्टेप्स यूज करते हैं। सबसे पहले आप इनिशियल स्टेज होती है जिसमें आप सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर को रीयूज किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को डिफाइन किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर को मैनेज किया जा सकता है। कोई क्वेश्चन बेसिकली नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे बन सकता है कि आपको इसमें से कौन सी विशेषताएं सॉफ्टवेयर के बारे में आपको लगती है। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्टवेयर के प्रोसेस में सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर को स्पेसिफाई करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर में वैलिडेशन चेक करते हैं। वैलिडेशन का मतलब आप लोग क्या मानते हैं? वैलिडेशन मतलब होता है कस्टमर की आवश्यकता को चेक करना, वैलिडेशन को चेक करना। नेक्स्ट जो होता है वो सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन होता है, क्लाइंट की आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव करना, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कहलाता है। अब देखिए प्रोसेस में क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए प्रेडिक्टेबिलिटी मतलब जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसके रिजल्ट को आप एज्यूम कर सकते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा। इसी तरह से टेस्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, आपको मेन पॉइंट इसके याद रखने, जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपको डीपली समझा दूंगा। अब देखिए अर्ली डिफेक्ट रिमूव, प्रोसेस को इंप्रूव करना, प्रोसेस के एट्रीब्यूट के बारे में आपको पता होना चाहिए भी कैसे हम उसके सीक्वेंस को रन करते हैं, एंट्री और एग्जिट कंडीशन उसमें पाई जाती है। ठीक है, अब जो बेस्ट जो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, जो मेरे 100 क्वेश्चन में भी शामिल है, जो अपने रात को 8 बजे 100 क्वेश्चन का सेट अपने लेंगे। तो अब देखिए उसमें क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में सबसे पहला जो मॉडल है वो है लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल। देखिए क्वेश्चन का तरीका देखिए, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वाटरफॉल मॉडल बोला जाता है। और अगर पूछा जाए कि वाटरफॉल मॉडल कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे सर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्योर वाटरफॉल मॉडल होता है, एक मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल होता है। कल को आपसे पूछा जाए कि सर इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो आप कहेंगे सर प्योर जो है वो पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है। इसमें से क्वेश्चन अगर बनेगा कि ट्रेडिशनल मेथड कौन सा है तो आप कहेंगे कि सर प्योर वाटरफॉल मॉडल है। ट्रेडिशनल में होता क्या है, ट्रेडिशनल लोग होते हैं, पुराने लोग होते हैं, वो एक ही तरीके से चलते रहते हैं, वो किसी की कुछ नहीं सुनते हैं, समझ रहे हो, एक ही दिशा में कार्य करते हैं, पुराने जो स्टेप्स है उस पे एनालिसिस नहीं करते। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है वो है अपने प्योर वाटरफॉल मॉडल के बाद मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल। मॉडिफाइड जो वाटरफॉल मॉडल जो है वो अपने पुराने जो स्टेप्स है उनको भी दोहरा सकता है। अब देखिए मॉडिफाइड जो वाटरफॉल मॉडल है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आप जो है पुराने जो ओवरलैपिंग हो सकता है, इटरेशन हो सकता है, तो पूछा जा सकता है कि मॉडिफाइड जो वाटरफॉल मॉडल है या किसके अंदर ओवरलैपिंग होती है। अब देखिए आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल की विशेषता होगी। प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है, सॉफ्टवेयर या जनरल व्यू, सॉफ्टवेयर का जनरल व्यू। आप प्रोटोटाइप कहते किसे हैं? आप प्रोटोटाइप बोलते हैं जो जनरल व्यू को दिखाता है, जनरल बातें आपकी बताता है, डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। अगर पूछा जाए मोस्ट पॉपुलर मॉडल कौन सा है तो भी सर वो प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता है। चलिए हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगर पूछा जाए प्रोटोटाइप मॉडल के नाम क्या होते हैं, नाम आप इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको डिस्क्राइब करने का भी समय नहीं है। आप पुराने जो वीडियो है बने हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पूरी प्लेलिस्ट है, सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, केवल देखने की जरूरत है। और कोई ज्यादा समय नहीं लेता हूं मैं, जैसे कि लंबे लंबे वीडियो होते हैं वो समय सिस्टम नहीं है। आप बेसिक बातें कम समय में उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब देखिए उसमें क्या है, रैपिड थ्रोवे प्रोटोटाइपिंग। पूछा जाए इनमें से कौन सा प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, रैपिड थ्रोवे, इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग, इसके अलावा इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग, एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। थोड़ा थोड़ा सा अगर आपका मन करे तो देख लेना, फीडबैक के अनुसार काम करता है, फाइनल प्रोडक्ट के अनुसार काम करता है। एक्सट्रीम जो होता है वेब डेवलपमेंट में या यूज में आता है, फर्स्ट ऑफ सीरीज फायरवॉल का यूज करता है, सेलेक्टेड फीचर प्रोटोटाइप, नॉन ऑपरेशनल प्रोटोटाइप। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन यही बनेगा कि निम्न में से प्रोटोटाइपिंग मॉडल है या नहीं है। वो तभी आपको पता लगेगा जब आप इसको बैठ के एक बार ढंग से याद करेंगे। अब देखिए स्पाइरल मॉडल क्या होता है, अगर टाइम मिलता तो मैं आपको बताता कि स्पाइरल मॉडल एक स्पाइरल की तरह ही होता है और उसके अंदर इटरेटिव फीचर्स पाए जाते हैं। तो अगर पूछा जाए निम्न में से ऐसे कौन कौन से मॉडल है जिसमें इटरेटिव फीचर्स पाए जाते हैं तो आप नाम किसका लेंगे, स्पाइरल मॉडल का लेंगे। उससे पहले मॉडिफाइड वाटरफॉल मॉडल जो आया था वो भी उसी के अंदर क्या होगा, शामिल होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी आपका
जो वाटरफॉल मॉडल, ये सॉरी जो आपका स्पाइरल मॉडल है, उसमें एक ही स्टेप्स को एक से ज्यादा बार आपके क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है। अब जो है यूज ऑफ स्पाइरल मॉडल, आखिर उसमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट बदलती रहती है, पुराने स्टेप्स को देखता रहता है। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल अभी खत्म नहीं हुए हैं, मॉडल आगे भी बाकी है। अब देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये समझे कि अगर कोई कहता है कि सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को 5 मिनट में समझाए, तो आप ये समझो कि उसको आप SDLC समझा दो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म हो गई। कैसे, सबसे पहले आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो पहला जो स्टेप्स होता है वो आपका प्लानिंग का होता है, यही आपका सिलेबस है। आप उसमें क्वालिटी देखते हैं, आप उसे आइडेंटिफाई करते हैं, और इसी को ही SRS कहते हैं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे SRS पूछा है और उसकी फुल फॉर्म भी मैंने उनको बताई है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मतलब सॉफ्टवेयर की आवश्यकताएं क्या है। इसी तरह से फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, वो देखते हैं कि हमारी टेक्निकली, प्रैक्टिकली या फाइनेंशियली हम लोग एलिजिबल है या नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, और लॉजिकल और प्रैक्टिकल फिजिकल 2 तरह के डिजाइन होते हैं। आप ये समझे कि अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, DFD डायग्राम, ER डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, फ्लो चार्ट, सबके छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने बता रखे हैं, उससे काफी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। डेवलपिंग द प्रोजेक्ट, इसमें कोडिंग को शामिल करते हैं, और लास्ट में होता है टेस्टिंग। 100 क्वेश्चन के सेट पे मैंने आपको यही कहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पढ़ लो और टेस्टिंग पढ़ लो, अगर पूरी नहीं पढ़ना चाहते तो। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, डेटाबेस तथा दूसरे प्रोग्राम पर निर्भर करता है, और डेवलपमेंट में, डिप्लॉयमेंट में यदि सॉफ्टवेयर को सर्टिफाइड कर दिया जाए जिससे बग्स और एरर ना रहे, उसको डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। फिर नेक्स्ट जो स्टेज होती है वो इम्प्लीमेंटेशन की होती है, और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अब आती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब आखिर सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती क्या है। अब देखिए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिएगा, पूछा क्या जाएगा इसमें धर्मेंद्र, इसे पूछा जाएगा कि करेक्ट है, रिलायबल है, एफिशिएंट है, इंटीग्रिटी है, यूजेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, टेस्टेबिलिटी है, पोर्टेबिलिटी है, रीयूजेबिलिटी है, डॉक्यूमेंटेशन है, सिक्योरिटी और स्पीड है। कोई भी शब्द अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैसेज टाइप कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं आपको बता दूंगा कि किसका क्या मतलब है। तो मेनली क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी कौन कौन सी होती है। वैसे तो जैसा उसका नाम है वही उसका काम है, लेकिन एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना। सबसे बढ़िया जो चीज है वो है मैककॉल का क्वालिटी फैक्टर है, ऑडिटेबिलिटी, एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन, कंसिस्टेंसी और कंप्लीट, एरर टू लीव, एरर टू लर्न, मतलब गलतियों से सीखना, और एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी, प्रभावी तरीके से रन करना, एक्सपेंडेबिलिटी, सॉफ्टवेयर को बढ़ाना, हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, और एरर को क्या करना, चेक करना। इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब होता है एरर को चेक करना। वैसे तो नोट्स में जो जो आपने पूछा है वो चीजें आपने लिख भी रखी है। नेक्स्ट चीज है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। जब आप रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो फिजिबिलिटी स्टडी और इसके अलावा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, एनालिसिस, मैनेजमेंट, इन चीजों को शामिल करते हैं। मेनली आप क्या समझेंगे कि फिजिबिलिटी स्टडी सर क्या होती है। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है आपको अपनी क्या कहते हैं, अपने औकात को देखना कि आपके पास से क्या चीजें हैं, टेक्निकली आपके पास से क्या चीजें हैं, टाइम और बजट कितना है, बिजनेस के प्रॉब्लम को आप लोग समझ सकते हो क्या। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। और उसके बाद में है नेक्स्ट जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। उसमें DFD डायग्राम, डेटा डिक्शनरी, ER डायग्राम, UML डायग्राम, डायग्राम के नाम आप लोग याद कर लें। तो ये कुछ स्टेप्स है जो इसमें शामिल हो रहे हैं। अब आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अदर मॉडल्स। अब देखिए नेक्स्ट जो है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, रैड के बारे में फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। रैड का मतलब होता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार का मॉडल है तो आप बताएंगे सर ये लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल है, और ये क्या करता है, ये एक निश्चित समय में कार्य को क्या करता है, पूरा करता है। तो ये रैड कहलाता है। इसमें बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, ढंग से सुनिएगा, फिर आप मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिएगा बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन, ये सारी चीजें शामिल होती है। इसके अलावा मैंने एक एक्स्ट्रा मॉडल और भी ढूंढ के नेट से आपके लिए रखा है, उसका नाम है वी मॉडल। अगर आपसे पूछा जाए कि वी मॉडल का मतलब क्या है तो आप बताएंगे इसका मतलब है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन।
इसमें कितने साइकिल है? 2 साइकिल होते हैं, एक साइड डेवलपर और दूसरा टेस्टर का। मतलब एक तो आपके डेवलपर के साइड का होता है और एक टेस्टर के साइड का होता है। 2 ही टाइप के बारे में आप डिस्कस करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल है वो इंक्रीमेंटल मॉडल है। उसमें आप क्या करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं। वो जो है वो आपका इंक्रीमेंटल मॉडल कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए एजिल प्रोसेस मॉडल क्या होता है, देखिए एक मॉडल और आ गया है जो कि इटरेटिव मॉडल हो गया है। आप इसके अलावा और कौन कौन से मॉडल है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे पता लगे कि आपको इसके अलावा पहले वाले मॉडल भी आपको ध्यान है। अब टास्क को स्मॉल इटरेशन में डिवाइड कर देता है। फिर एजिल टेस्टिंग मेथड में स्क्रम क्या होता है, टीम बेस्ड डेवलपमेंट को स्क्रम कहते हैं। देखिए मैं वापस से पूछूंगा, जब आपको याद होना चाहिए कि स्क्रम किसके अंदर आया था और उसको कहते किसे, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। DSDM की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। वापस से ध्यान दीजिएगा, डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड। FDD की फुल फॉर्म क्या है, फीचर ड्राइवन डेवलपमेंट, लर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट जो है इटरेटिव मॉडल, मैंने आपको बता ही दिया, स्टेप्स को रिपीट करेगा। बिग बैंग मॉडल कोई निश्चित प्रोसेस नहीं है और ज्यादातर बढ़िया होता है स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, कस्टमर की आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया जाता है। सॉफ्टवेयर मैनेज के द्वारा प्लानिंग और शेड्यूलिंग की जाती है। प्रोजेक्ट प्लानिंग में साइज है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग है, पर्सनल सिलेक्शन है, रिस्क मैनेजमेंट है। सॉफ्टवेयर कोस्ट एस्टिमेशन क्या होता है, कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कि स्टैटिक होता है जिसमें सिंगल वेरिएबल मॉडल होता है और दूसरा मल्टी वेरिएबल मॉडल होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैटिक में क्या फार्मूला होता है तो C बराबर AL की पावर B। अगर बढ़िया क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपसे स्टैटिक मॉडल में मल्टी वेरिएबल मॉडल का फार्मूला पूछा जाए तो एक नजर डालने में क्या पड़ता है भाई, 5.2 L की पावर 0.91। ये देखना ही तो है, देखी हुई चीजें वहां पे आपको क्लिक करेगी, देखना आपको पता लगेगा कि आपने देखा ही क्यों उसको, हमें तो याद आ गया यही आंसर होगा इसका। तो नेक्स्ट देखिए कोकोमा मॉडल किसने खोजा था, बोहेम ने खोजा था 1981 पे, मतलब जब मैं पैदा हुआ था। देखो कंस्ट्रक्टिव कोस्ट एस्टिमेशन मॉडल, इसमें से निम्न स्टेप्स का यूज किया जाता है। लाइन ऑफ सोर्स कोड, 15 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कैलकुलेट द इफेक्ट। ये देखिए फार्मूले पे नजर डालिएगा, MCQ फटाफट झट से सॉल्व हो जाएंगे। EI बराबर A मल्टीप्लाई KD लॉ LOC B। कोकोमा के कितने प्रकार होते हैं, एक ऑर्गेनिक होता है, एक सेमी डिटेच्ड होता है और एम्बेडेड होता है। ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो टीम मेंबर एक्सपीरियंस होनी चाहिए तब तो वो ऑर्गेनिक कहलाएगा। अगर मिक्स टीम होती है तो वो सेमी डिटेच्ड कहलाता है। ऑर्गेनिक यूज कहाँ होता है, सिंपल बिजनेस में, सिंपल इन्वेंट्री में, बिजनेस में, इन्वेंट्री में, डेटा प्रोसेसिंग में यूज होता है। और सेमी डिटेच्ड जो होता है वो DBMS में, कॉम्प्लेक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में, नई ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। और एम्बेडेड क्या होता है, जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के साथ में मिलकर जब काम करता है तब वो एम्बेडेड कहलाता है। जैसे कि इसमें ATM है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। अब नेक्स्ट जो है वो है इंटरमीडिएट मॉडल है। अगर पूछा जाए कि भाई इंटरमीडिएट मॉडल क्या होते हैं तो आपको ध्यान रखना है P-Cube हार्डवेयर, मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, पर्सनल, प्रोजेक्ट और हार्डवेयर। याद रखिएगा, जब मैं वापस से आपको कमेंट बॉक्स में पूछूंगा कि P-Cube हार्डवेयर के बारे में लिखो तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वह डिटेल कोकोमा मॉडल, या किसी भी सॉफ्टवेयर को कई मॉडल में डिवाइड कर देता है। सभी मॉडल का इफेक्ट जो होता है अलग अलग निकाला जाता है, उसका सम कर दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि डिटेल कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताओगे फेज सेंसिटिव होता है और 3 लेवल प्रोडक्ट हिरार्की होती है। डिजाइन प्रोग्राम फेज के अनुसार और सिस्टम सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए एक बार आप सुनेंगे आपको लगेगा कि स्पीड बहुत फास्ट है। इसी वीडियो को जब आप दोबारा सुनेंगे, तिबारा सुनेंगे तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि कम समय में हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पूरे नोट्स पढ़ पा रहे हैं। केवल चलाने की जरूरत पड़ेगी, बटन दबाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो पुतनाम रिसोर्स एलोकेशन मॉडल। जो ये जो मॉडल है ये कहाँ है, ये टाइम और इफेक्ट के अनुसार काम करता है। तो अगर पूछा जाए टाइम और एफर्ट के अनुसार कौन सा काम करता है, टाइम और एफर्ट है, तो आप समझ लें कि ये वाला रिसोर्स एलोकेशन मॉडल है और इसका ये फार्मूला हो गया। नेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल, कितने प्रकार के होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, मॉड्यूलरिटी, कोहेशन और कपलिंग। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन है, मॉड्यूलरिटी है, कोहेशन है और कपलिंग है।
एब्स्ट्रैक्शन का मतलब मैं कई बार आपको बता चुका हूं, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जनरल कंसेप्ट। जनरल कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। दो प्रकार के एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, एक फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन होता है और एक आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। यह मेथड जो है परफॉर्मेंस पर कार्य करता है। एक मेथड का इफेक्ट जो है दूसरे पर विजिबल नहीं होता, लंबे प्रोसेस के लिए उपयोगी है। तो अगर पूछा जाए कि मेथड परफॉर्मेंस पे कौन सा काम करता है तो वो फंक्शनल एब्स्ट्रैक्शन है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन के एब्स्ट्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं तो आप ये बताएंगे कि दो प्रकार के होते हैं, एक एब्स्ट्रैक्शन होता है और एक फंक्शनल होता है। एक फंक्शनल होता है और एक क्या होता है, डेटा होता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में अगर पूछा जाए कि कितने प्रकार का होते हैं तो बताएंगे एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। अगर पूछा जाए डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहाँ यूज होता है तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में यूज होता है। मॉड्यूलरिटी क्या होता है, मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है जो भी आपका मॉड्यूल है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, उसको छोटे छोटे भागों में अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका मॉड्यूलरिटी कहलाता है। और उसमें आप क्या करते हैं, आपको अलग से उसको कंपाइल करने की कोहेशन कपलिंग हो गया, वो उसी के अंदर हम लोग यूज लगते हैं। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं कि कोहेशन जो है वो ज्यादा होना चाहिए कि कपलिंग ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोहेशन से क्या फर्क पड़ेगा, कपलिंग से क्या फर्क पड़ेगा, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है कोहेशन, आपने अभी बताया मुझे कि जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर डिपेंड नहीं करता है तब हम सर उसे कोहेशन कहते हैं। कोहेशन ज्यादा होना चाहिए और कपलिंग कम होना चाहिए। एक अच्छा डिजाइनर जो है वो लो कपलिंग का यूज करता है। तो कई बार मैं कहता भी हूं कि कपल को कम करो, कपलिंग कम होगी तो डिजाइनिंग भी क्या होगा, बढ़िया डिजाइन होगा, बढ़िया रिजल्ट आएगा। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल कपलिंग कौन कौन से होते हैं, नो डायरेक्ट कपलिंग, डेटा कपलिंग, स्टाम्प कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, एक्सट्रीम कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंट्रोल्ड कपलिंग। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले नो डाई कपलिंग, जब कपलिंग है ही नहीं, दोनों मॉड्यूल ही अलग अलग है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कपलिंग क्या बिल्कुल खत्म होती है, नहीं, कपलिंग कभी बिल्कुल खत्म नहीं होती, थोड़ा बहुत तो कपलिंग रहती ही रहती है। उसका मतलब दो फंक्शन अलग अलग मॉड्यूल के हैं तब उसमें नो डायरेक्ट कपलिंग हो सकती है। अब देखिए इसी तरह से डेटा, अगर डेटा का थोड़ा थोड़ा आप कपलिंग बढ़ रही है, डेटा के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। इसी तरह से स्टाम्प कपलिंग, ये जो है आपके कंपोजिट डेटा टाइप को शेयर कर रहे हैं। कंपोजिट डेटा टाइप कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, ये सब कंपोजिट होते हैं। इसी तरह से कंट्रोल कपलिंग की अगर बात की जाए तो जब एक मॉडल दूसरे मॉडल को एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है तो वो आपका कंट्रोल कपलिंग कहलाता है। और एक्सट्रीम कपलिंग की अगर बात करी जाए, एक्सटर्नल कपलिंग की, तो अगर आप डेटा फॉर्मेट के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को मतलब शेयरिंग का अगर आप लोग काम कर रहे हैं तब वो उसमें शामिल होगा। उसके बाद में ग्लोबल कॉमन कपलिंग में जब आप ग्लोबल डेटाबेस का उपयोग लेता है, ढंग से सुनिएगा, मैं मैसेज बॉक्स में वापस से टाइप करवाऊंगा सारे नाम। नेक्स्ट जो चीज है वो कंटेक्स्ट कपलिंग है, जो कि मॉडल के ब्रांच को दूसरे मॉडल के ब्रांच में क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। तो वापस से आप एक बार देख लीजिए क्योंकि मैसेज बॉक्स से मैं टाइप करवाने वाला हूं आपसे। सबसे पहला है डेटा कपलिंग, स्टाम्प कपलिंग, कॉमन कंट्रोल कपलिंग, एक्सट्रीम कपलिंग, कॉमन और कंटेक्स्ट कपलिंग। नो डाई कपलिंग में क्या हुआ है देख लीजिए, डेटा कपलिंग में क्या हुआ है ध्यान दीजिए, स्टाम्प कपलिंग क्या हो गया, कंपोजिट, कंट्रोल कपलिंग कंट्रोल करने के लिए, एक्सटर्नल कपलिंग क्या है, कम्युनिकेशन के लिए, और नेक्स्ट जो है कॉमन कपलिंग ग्लोबल डेटाबेस के लिए। और ये इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो कोहेशन है। नेक्स्ट जो कपलिंग है वो है, नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है वो है कोहेशन। कोहेशन कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शनल कोहेशन, सीक्वेंशियल कोहेशन, कम्युनिकेशन कोहेशन, प्रोसीजरल कोहेशन, टेम्पोरल कोहेशन, लॉजिकल और कोइंसिडेंटल। ये पास पास में लिखे जाएंगे, फंक्शनल, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, प्रोसीजरल, टेम्पोरल, लॉजिकल और कोइंसिडेंटल। मन में दोहरा के देखो ताकि मैसेज बॉक्स में टाइप करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला कोहेशन में फंक्शनल कोहेशन क्या हो रहा है, जब फंक्शन के लिए एक दूसरे पे कार्य कर रहे हैं। सीक्वेंशियल कोहेशन क्या है, एक कंपोनेंट का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट की तरह काम कर रहा है। कम्युनिकेशन कोहेशन का मतलब क्या है, जब सभी मॉड्यूल मिलकर सेम डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट कर रहे हैं। प्रोसीजर कोहेशन क्या है, जब सभी प्रोसीजर एक निश्चित सीक्वेंस में एक गोल को प्राप्त कर रहे हैं, वो प्रोसीजर कोहेशन है। टेम्पोरल कोहेशन क्या है, जब सभी निश्चित समय में सेम टाइम पर रन होते हैं तो वो आपका क्या है, टेम्पोरल कोहेशन है, जब सभी मेथड एक निश्चित समय में सेम टाइम पर रन होते हैं। फिर है लॉजिकल कोहेशन क्या है, सभी मिलकर एक जैसा ऑपरेशन करते हैं। और कोइंसिडेंटल क्या होता है,
कोइंसिडेंटल होता है जब एक टास्क के समूह पे परफॉर्म करते हैं तो वो कोइंसिडेंटल होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आ रहा है। अब देखिए टेस्टिंग होता क्या है। यह एक तकनीक है, समूह है जिसके द्वारा किसी भी एप्लीकेशन की कमियों को ढूंढा जाता है। कितने प्रकार की होती है, अगर आपसे कोई पूछे तो इजी वे में आपको मैं पढ़ा रहा हूं, स्पीड धीरे कर रहा हूं, लेकिन आप ढंग से जब मैं आपसे पूछूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है और ग्रे बॉक्स टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स जो टेस्टिंग है उसमें दो प्रकार होते हैं, फंक्शनल है और नॉन फंक्शनल है। तो आपने क्या देखा कि अगर पूछा जाए कि मैनुअल टेस्टिंग कौन सी है तो व्हाइट बॉक्स भी है, ब्लैक बॉक्स भी है और ग्रे बॉक्स भी है। और ब्लैक बॉक्स के अगर प्रकार पूछे जाए तो फंक्शनल भी है और नॉन फंक्शनल भी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फंक्शनल के क्या क्या प्रकार है तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। साथ के साथ याद कर ले, जब मैं आपसे पूछता हूं तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं देते। अब जो है नॉन फंक्शनल में कंपेरेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। याद कर ले, जब नीचे पहुंच जाऊं तब रोक के कमेंट करें आप। उसके बाद में क्या है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, जब हम प्रोग्राम के इंटरनल कोडिंग को देखते हैं, मतलब जब हम देखते हैं कि इफ एल्स कैसा है, लूप कैसा है, स्विच केस कैसा है, और इसके लिए इनको देखने के लिए हमें एक अच्छे टेस्टर की क्या रहती है, आवश्यकता रहती है। कल को पूछा जाए कि ऐसी कौन सी टेस्टिंग है जिसको ओपन बॉक्स कहते हैं या ग्लास बॉक्स कहते हैं या स्ट्रक्चर टेस्टिंग कहते हैं या क्लियर बॉक्स कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉक्स कहते हैं, तो याद रख लीजिएगा ये नाम है इसके। नेक्स्ट जो है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, जो सॉफ्टवेयर की आवश्यकताओं को, कस्टमर की आवश्यकताओं को देखती है, उसे हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, फंक्शनल होती है और दूसरी आपकी नॉन फंक्शनल होती है। फंक्शनल टेस्टिंग में कंपोनेंट टेस्टिंग कहते हैं, इसमें यूनिट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया और सिस्टम टेस्टिंग हो गया। यूनिट के अंदर आप फर्स्ट लेवल पे चेक करते हैं, कोडिंग को चेक करते हैं, और जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है उसमें दो प्रकार होते हैं, एक इंक्रीमेंटल होता है और एक क्या होता है, नॉन इंक्रीमेंटल होता है। जब अलग अलग मॉड्यूल के बीच डेटा फ्लो को चेक करते हैं तो वो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। इंक्रीमेंटल टेस्टिंग क्या होता है, जो मॉड्यूल के बीच डेटा फ्लो को चेक करता है वो इंक्रीमेंटल टेस्टिंग है। ये भी कैसे चेक करेगा, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन में कौन सी लैंग्वेज आएगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बॉटम अप में कौन सी आएगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग कौन सी होती है, बिग बैंग टेस्टिंग होती है। जब डेटा फ्लो कॉम्प्लेक्स हो, पेरेंट चाइल्ड क्लासिफिकेशन करना क्या हो, मुश्किल हो। और सिस्टम टेस्टिंग में आप पूरे एनवायरनमेंट को चेक करते हैं। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, देखिए नए तरह की टेस्टिंग है, जो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन हो वो ग्रे बॉक्स कहलाएगी। अब नॉन फंक्शन में आप परफॉर्मेंस को देखते हैं, लोड को देखते हैं, यूजेबिलिटी को देखते हैं, कंपेटेबिलिटी को देखते हैं और स्ट्रेस को देखते हैं। और भी अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग है। पहले मैं आपसे कमेंट बॉक्स में ये टेस्टिंग पूछ लेता हूं। नेक्स्ट जो टेस्टिंग है वो स्मोक टेस्टिंग है, जिसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को चेक करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्मोक टेस्टिंग कहलाती है। बेसिक भी होती है और क्रिटिकल फीचर्स होते हैं, दोनों को आप लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्टिंग है वो है सैनिटी टेस्टिंग, अनस्क्रिप्टेड होती है। अगर पूछा जाए अनस्क्रिप्टेड टेस्टिंग कौन सी होती है, सैनिटी टेस्टिंग होती है। अगर पूछा जाए कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, जिसको रीटेस्ट किया जाता है, जो अनइफेक्टेड होती है, वो रिग्रेशन होती है, जो दोबारा से टेस्ट होती है, एक तरह से ऑटोमेटिक टूल होता है। अगर फुल फॉर्म पूछी जाए कि यूएटी की फुल फॉर्म क्या है, टाइप कीजिएगा मैसेज बॉक्स में, तो आप ये सो ध्यान रखिएगा कि ये किस काम में आती है, इंडिविजुअल टीम के द्वारा क्या होती है, टेस्ट की जाती है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या होती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को बताने का काम करती है, वो आपकी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट जो टेस्टिंग है वो एडहॉक टेस्टिंग होती है। इसकी खुद की कोई टेस्टिंग नहीं होती, रैंडमली एप्लीकेशन को चेक करती है। यह एक चेक्ड सीक्वेंस भी होता है। इसको हम लोग अगर पूछा जाए कि कौन सी गोरिल्ला टेस्टिंग है, टाइप करके मैसेज बॉक्स में बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर कौन सी है, नेगेटिव टेस्टिंग कौन सी है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सिक्योरिटी टेस्टिंग कौन सी होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का जो आवश्यक भाग है, जो वीकनेस है, रिस्क है, थ्रेड्स है, उन सबको जो चेक करता है वो आपकी क्या कहलाती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग कहलाती है। और लास्ट में होता है ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। यह डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को चेक करता है, मल्टीपल लैंग्वेज के अनुसार सॉफ्टवेयर को चेक करता है। नेक्स्ट जो है इनमें डिफरेंस आ जाएंगे कि कौन कौन सी टेस्टिंग में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब नेक्स्ट है कि ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल की अगर बात की जाए
तो पता ही है कि ऑटोमेटिक टेस्टिंग होगी, रिलायबल होगी, प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक सारे काम करेगी, बैच में एग्जीक्यूट कर देगी। इसी तरह लोड और स्ट्रेस के बारे में अगर बात की जाए तो अगर पूछा जाए पेपर में कि परफॉर्मेंस कौन सा देखता है, वो लोड, जब आप पे लोड ज़्यादा होता है तो आप परफॉर्मेंस चेक होती है आपकी। और इसी तरह से जबकि स्ट्रेस में आप देखते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी क्या है, आपका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं स्मोक और सैनिटी में क्या होता है, एक अनस्क्रिप्टेड होती है और जो स्मोक होती है वो स्क्रिप्टेड होती है। अगर आपसे पूछा जाए, एक सैलो वाइड होती है, एक नैरो डीप होती है। और इसी तरह से स्मोक टेस्टिंग में सभी जरूरी फीचर्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। और इसी तरह से स्मोक टेस्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन को यूज किया जाता है। और इसी तरह से सैनिटरी टेस्टिंग में टेस्टिंग नहीं होती है ना, स्मोक टेस्टिंग एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है, सबसेट होती है। इसी तरह से यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग में क्या फ़र्क होता है, दोनों ही डायनेमिक टेस्टिंग होती है। अगर पूछा जाए सिस्टम टेस्टिंग या सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्टिंग किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को कहा जाता है। तो यूएटी में यूजर की नीड को देखता है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में डेवलपर तथा टेस्टर के द्वारा होती है, जबकि यूएटी टेस्टर के द्वारा होती है। नेक्स्ट चीज है वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में क्या फर्क होता है, दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, मैंने जस्ट पीछे ही बताया था। वापस से मैसेज बॉक्स में आप टाइप कीजिए कि किसका कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद में वेरिफिकेशन, यानी हम क्या, वेरिफिकेशन आप किसे कहते हैं कि आप अगर सही प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, क्या राइट प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। और वैलिडेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट तो डेवलप हो गया, क्या वो आउटपुट राइट दे रहा है क्या। तो राइट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट राइट, अच्छा क्वेश्चन है, तैयार रखिएगा। अल्फा और बीटा टेस्टिंग में क्या होती है, अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो आप अच्छे स्किल टीम्स जो होती है उसके द्वारा अगर आप टेस्ट करवाते हैं। और बीटा टेस्टिंग जो होती है जो आप रियल यूजर के द्वारा जब आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको टेस्ट कराते हैं तो वो आपकी क्या कहलाती है, बीटा टेस्टिंग कहलाती है। उसके बाद मंकी टेस्टिंग और गोरिल्ला टेस्टिंग होती है। मंकी टेस्टिंग जो होती है वो रैंडम इनपुट पे काम करती है और इसी को ही हम लोग फजी रैंडम स्टॉकिश टेस्टिंग भी कहते हैं। उसके बाद मंकी टेस्टिंग क्या होती है, मंकी टेस्टिंग है और गोरिल्ला यूनिट टेस्टिंग है। उसके बाद में इसमें रिपीटेशन होता है मंकी कंप्लीट सिस्टम पे, जबकि गोरिल्ला सेलेक्टेड कंपोनेंट पे काम करता है। तो मंकी तो है वो सारी जगह आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और गोरिल्ला जो है वो सेलेक्टेड कंपोनेंट पे ही काम करता है। अगर पूछा जाए भाई स्पाइक टेस्टिंग क्या होती है, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का आवश्यक भाग है जिसमें स्पीड, स्केलेबिलिटी और डिपेंडेबिलिटी को शामिल किया जाता है। वो आपकी क्या कहलाती है, स्पाइक टेस्टिंग कहलाती है। दो टूल होते हैं, अपाचे और लोड रनर। एजिल टेस्टिंग अगर आपसे पूछा जाए तो इटरेटिव और इंक्रीमेंटल मॉडल होता है, वो आपकी क्या कहलाती है, एजिल टेस्टिंग कहलाती है। तो आप सुने, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का जो तरीका जो है वो आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग है, जिससे सबसे पहले आप इंटरव्यू लेते हैं। जो फेस टू फेस आप जो एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन का वो इंटरव्यू है, जिसमें आप आमने सामने इंटरव्यू लेते हैं तो फ्लेक्सिबल होता है, ऑब्जर्वेशन आसानी से होती है, मोटिवेट आप कर सकते हैं अगर कोई आमने सामने आपके बैठा है तो। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज़ है वो है इंफॉर्मेशन जो तरीके है, उसमें एक अनस्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, एक सीधा टारगेट पे डिपेंड होता है, ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है, और एक जो है वो सीधा ऑब्जेक्ट से संबंधित नहीं होता है। ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, हम लोग ग्रुप बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं, हम फेस टू फेस क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होती है क्वेश्चनरीज होती है, हम क्वेश्चन बना के उसका सेट जो होते हैं वो हम लोग अवेलेबल करवा देते हैं। और उसके बाद में इसमें टाइम, कॉस्ट, डिस्टेंस सेव कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चनरीज बनी हुई होगी तो सीधे आप लोग क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चनरीज भी दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है, नॉन स्ट्रक्चर्ड होती है। कल को पूछा जाए एमसीक्यू किस प्रकार की क्वेश्चनरीज है, तो वो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरीज है। प्रेजेंटेशन जो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है, और उसके बाद में प्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप इन्फॉर्मेशन को सामने आके उसको क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है साइट विजिट है। साइट विजिट में आप एनालिसिस जो है साइट पर जाकर विजिट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइट विजिट कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है यूएमएल। तो आप मुझे अब देखिए यूएमएल क्या होता है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। किसने खोजा था, ग्रेडी बूच ने, इवार्ड जैकबसन ने और आपके जेम्स रामबाग ने खोजा था 1994-95 में। उसके बाद में
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये दोनों को आपको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। सॉफ्टवेयर को भी डिस्क्राइब करता है और हार्डवेयर को डिस्क्राइब करता है। OMG स्टैंडर्ड का ग्रुप है, कल को पूछा जाए OMG स्टैंडर्ड मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कर सकता है, पिक्टोरियल लैंग्वेज का यूज कर सकता है। कुछ पार्ट है जैसे कि ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, अब्स्ट्रक्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन, मतलब ऊप्स के कंसेप्ट पे काम करता है। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस करते हैं, फिर आप डिजाइन करते हैं, वही SDLC वाले स्टेप्स होते हैं, फिर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं और यही इसके स्टेप्स होते हैं, और लास्ट में डिजाइन में डाल देते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन हो गया, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक हो गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई। उसके बाद है UML बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे पहला थिंग्स होता है, दूसरा रिलेशनशिप होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, डायग्राम होता है। अब थिंग्स के अगली अगर बात करते हैं तो रियल वर्ल्ड एंटिटी को या ऑब्जेक्ट को थिंग्स कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे थिंग्स क्या है, इसी तरह से उससे पूछा जाए कि कितने प्रकार के थिंग्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर थिंग, बिहेवियर थिंग, ग्रुपिंग थिंग्स और एनोनेशनल थिंग्स। एक बार दोबारा से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कितने प्रकार होते हैं, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ग्रुपिंग, एनोनेशनल। अब उसके बाद में स्ट्रक्चर थिंग्स आखिर क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चर थिंग्स में क्या क्या चीजें शामिल होती है तो आप कहेंगे क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इंटरफेस है, कोलैबोरेशन है, यूज केस है, एक्टर है, कंपोनेंट और नोड है। इसी तरह से अगर क्लास के बारे में अगर पूछा जाए तो क्लास क्या होती है आपको पता ही होगा, फंक्शन ऑब्जेक्ट का समूह। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एट्रीब्यूट का समूह होता है। इंटरफेस जो होता है वो दो फंक्शन को डिस्क्राइब करने का काम करता है, और जो कोलैबोरेशन है वो कोलैबोरेटिव का काम करता है। यूज केस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में यूज आता है। एक्टर जो होता है आप सिंबल बना के तब आप उसको यूज करते हैं तो एक्टर कहलाता है। कंपोनेंट होता है जो सिस्टम के फिजिकल पार्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो बिहेवियर थिंग्स है। अगर आपसे पूछा जाए बिहेवियर थिंग्स कितने प्रकार की, तो स्टेट मशीन हो गया जिसमें आपका इनिशियल स्टेट, स्टेट बॉक्स, डिसीजन बॉक्स और फाइनल स्टेट। एक्टिविटी डायग्राम में आप लोग एक्टिविटी डायग्राम को रिप्रेजेंट करेंगे। इंटरेक्शन डायग्राम जिसमें उसके बीच के मैसेज को, फ्लो को आप दिखाएंगे। और ग्रुपिंग थिंग्स आपका क्या हो गया, ग्रुपिंग थिंग्स का मतलब हो गया कि आप बाइंड करने का कार्य करते हैं। पैकेज ऑफ ग्रुप का क्या बनाते हैं, टाइप बनाते हैं। एनोनेशनल क्या होता है, जो भी मैसेज जो आपके दिखाए जाते हैं, कई बार रिप्रेजेंट किए जाते हैं, उसे एनोनेशनल कहते हैं। जैसे रिमार्क हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कमेंट हो गया, ये सब चीजें उसके अंदर आ जाएगी। फिर रिलेशनशिप में भी अलग अलग टाइप्स है। जैसे अगर डिपेंडेंसी है तो ये टारगेट रिलेशन में बदलाव होने पर उसका प्रभाव सोर्स पर पड़ेगा, इस तरह से दिखाया जाएगा। एसोसिएशन क्या कहलाता है, सेट ऑफ लिंक्स जो है वो आपके एसोसिएशन कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जनरलाइजेशन, वही आपको पता है इनहेरिटेंस वाला कंसेप्ट होगा। जो बेस क्लास है उसके एट्रीब्यूट जो है वो आपके डिराइव क्लास में क्या होते हैं, एक्सेस होते हैं। रियलाइजेशन, जब दो थिंग्स के बीच में एक सिमेंटिक प्रकार का रिलेशन पाया जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद में जो है वो डायग्राम आप बनाना सीखेंगे, चाहे स्ट्रक्चर डायग्राम है, चाहे बिहेवियर है, चाहे आपका कौन सा है, इंटरेक्शन डायग्राम। वही सेम नाम जो पीछे आपने पढ़े थे वो सारे आप क्या करेंगे, उपयोग लेंगे और उसे डायग्राम के अंदर बदलने की आदत धीरे धीरे डाल लेंगे। जैसे डिपेंडेंसी में एक क्लास में अगर कोई बदलाव करते हैं तो उसका प्रभाव दूसरी क्लास पर नहीं पड़ता है। इसी तरह से एसोसिएशन में क्या होता है, मिलजुल के जो काम करते हैं, किस प्रकार का लिंक है, किस प्रकार कनेक्टेड है, वो आपका एसोसिएशन कहलाता है। और उसी तरह से एग्रीगेशन क्या होता है, अगर पूछा जाए हैज ए रिलेशनशिप, अंडरलाइन कर लिएगा, हैज ए रिलेशनशिप कौन सा होता है, तो हैज ए रिलेशनशिप कौन सा होता है, एग्रीगेशन होता है। कंपोजिशन क्या होता है, ये एग्रीगेट का स्पेशल फंक्शन है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप को शामिल करता है। तो रियलाइजेशन क्या होता है, रियलाइजेशन में अंदर ही अंदर कंपोजिशन होता है, उसके ऊपर एग्रीगेशन होता है, फिर एसोसिएशन होता है। तो याद कीजिएगा वापस से, कंपोजिशन, एग्रीगेशन और एसोसिएशन। अब एसोसिएशन मैंने आपको बता ही दिया है, जिसमें हम लोग ब्लैक बॉक्स डायमंड का यूज करते हैं, और इसी तरह से पार्ट ऑफ रिलेशनशिप पे क्या करता है, काम करता है। रियलाइजेशन भी दो ऑब्जेक्ट के पीछे काम करता है, जिसको इसका आगे का जो सिंबल होता है, एरो का सिंबल, वो खाली रूप से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें कैनोनिकल और इलाइडेड दोनों फॉर्म उसके क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है वो है इम्प्लीमेंटेशन होता है। जब भी आप सॉफ्टवेयर बना लेते हैं तब आप उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब भी आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन भी, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन,
रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन जिसमें नॉन फंक्शनल, फंक्शनल, इंटरव्यू, क्वेश्चनरीज, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन। तो ध्यान से दिमाग में डालिएगा कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें सारी जानकारी दी जाती है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें डीएफडी डायग्राम, ईआर डायग्राम, ये सब चीजें शामिल होती है। और एक टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन होता है जो कि कोडिंग से रिलेटेड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोडिंग किसमें दी जाती है तो आप क्या टाइप करेंगे? आप टाइप करेंगे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। और जो यूजर के बारे में जानकारी बताता है कि कैसे वो काम करेगा, वो आपका कहलाएगा यूजर डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। फिर आते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आप देखो यूजर को कौन कौन सी ट्रेनिंग दे सकते हो। सबसे पहली जो ट्रेनिंग होती है वो होती है एंड यूजर ट्रेनिंग होती है। उसमें यूजर को प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताते हैं। यूजर ट्रेनिंग में क्या होता है, यूजर ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है, इसमें ट्रबल शूटिंग करना उसको बताते हैं, उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और यूजर ट्रेनिंग में ट्रबल शूटिंग करना। और मोस्ट यूजर जो ट्रेनिंग होते हैं उसे सिस्टम के ऑपरेशन से संबंधित हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ट्रेनिंग के मेथड देखिए, सबसे पहला जो मेथड है वो है इंस्ट्रक्शन एलईडी ट्रेनिंग। इसमें ट्रेनिंग और ट्रेनी दोनों शामिल होते हैं और दोनों एक ही जगह पे क्या रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो है वर्चुअल क्लासरूम है। इसमें दोनों एक ही समय पर जरूर होते हैं लेकिन एक ही जगह पर नहीं होते हैं, उसको हम लोग वर्चुअल क्लासरूम कहते हैं। और नॉर्मल क्लासरूम क्या होता है, सेम टाइम सेम प्लेस पे जो काम करता है उसे नॉर्मल क्लासरूम कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं, जैसे सेल्फ बेस्ड भी ट्रेनिंग होती है जिसमें आप लोग खुद जो है इंटरनेट से या मल्टीमीडिया से एनिमेशन के द्वारा खुद ही सीखते हैं। कन्वर्जन भी आता है। कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो भी हमने सॉफ्टवेयर बनाया है उसे हम लोग कंप्लीटली चेंज करते हैं, उसे पैरेलल कन्वर्जन होता है जिसमें सॉफ्टवेयर में पुराना और नया दोनों सिस्टम साथ में चलते रहते हैं, तो वो आपका पैरेलल कहलाता है। उसके बाद डायरेक्ट कट ओवर कन्वर्जन होता है जिसमें आप सीधे ही उस पूरे सिस्टम को क्या कर देते हो, रिप्लेस कर देते हो। और पायलट अप्रोच क्या होता है, जब धीरे धीरे सिस्टम को हम इंप्लीमेंट करते हैं तो वो हमारा पायलट अप्रोच कहलाता है। और फेज इन मेथड का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर आप बदलाव करते हैं तो आपको चार चीजें समझ में आनी चाहिए अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। पैरेलल कन्वर्जन का मतलब पुराना और नया सिस्टम साथ में काम कर रहे हैं। डायरेक्ट कट ओवर का मतलब पूरा सिस्टम चेंज करके आप नए सिस्टम को लगा रहे हैं। और पायलट अप्रोच का मतलब धीरे धीरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ये फेज इन मेथड में क्या होगा, हम सिस्टम के स्टेज बाय स्टेज चेंजेस कर रहे हैं। तो थोड़ी सी स्पीड जरूर तेज रहेगी, लेकिन अगर आप धीरे देखना चाहते हैं तो जो नॉर्मल मेरे वीडियो बने हुए उनको आप देखिएगा तो धीरे धीरे भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग एक्टिव रहिए और ध्यान से एक बार सुनते रहिए, समझते रहिए, ताकि हम लोग हल्के ना हो, फटाफट समझ में ले। और एक ही वीडियो में मैराथन क्लास है तो फटाफट सारी चीजें एक साथ ही पूरी होगी। अब मेंटेनेंस के टाइप में अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बताएंगे कि मेंटेनेंस के टाइप में आपको सॉफ्टवेयर को करेक्ट भी करना होता है, अडेप्ट भी करना पड़ता है, और प्रीफेक्टिव है जिसमें आप क्या करते हैं, यूजर की नीड परफेक्टिव होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो चीज है वो डिजाइन है। डिजाइन के अंदर आप जो है क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है, क्वेश्चन कोई ज्यादा खास नहीं है कि क्या क्या उससे विशेषताएं होती है। एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं इस पर जरूर ध्यान देना। एक तो प्रायोरी एनालिसिस होता है जिसको हम लोग थ्योरेटिकल एनालिसिस कहते हैं, और एक पोस्टीरियर एनालिसिस होता है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, डीएस में जरूर सुनिएगा, ओ नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, और क्या होता है थीटा नोटेशन, इसके अंदर क्या होता है शामिल होता है। फ्लो चार्ट के डायग्राम आप देखिएगा कितने तरह के उससे फ्लो चार्ट से हम लोग इस तरह के देखो अलग अलग तरह के डायग्राम होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं, जिनके द्वारा हम लोग फ्लो चार्ट को बना सकते हैं। डायग्राम पेपर में पूछे आपके जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको एल्गोरिथम और सूडो कोड की अगर बात करते हैं तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के साथ टेक्निकल वर्ड अगर जहां यूज लेते हैं तो वो हमारा सूडो कोड कहलाता है। अगर आप टेबल बना के अगर आप लोग काम करते हैं तो वो आपकी डिसीजन टेबल कहलाती है। तो ये कुछ बेसिक से कंसेप्ट हो गए जो कि हम लोग कहाँ यूज करेंगे, हमारे क्या कहते हैं इस डायग्राम के अंदर यूज करेंगे। अब देखो हिपो जो डायग्राम होते हैं हिरारिकल इनपुट आउटपुट प्रोसेस होता है, इसमें हम लोग उसका जो स्ट्रक्चर जो है उसको हिरारिकल रूप से क्या करते हैं, इस तरह से डिजाइन कर करके हम लोग क्या करते हैं समझाते हैं। उसके बाद प्रोसीजर और स्ट्रक्चर डिजाइन में हो गया, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में हो गया, और सूडो कोड उसको हम लोग कहते हैं। अब कैसे बनाए जाते हैं उसका जो प्रैक्टिकल है वो आपको समझना पड़ेगा। डिसीजन टेबल भी कैसे बनाई जाती है तो प्रैक्टिकल आप लोग समझ लीजिएगा वीडियो देख के।